यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। तुम बचपन में पढ़ते थे वाटर साइकिल, शायद सबने पढ़ाई होगा सभी ने कभी साइंस में। समुद्र पे, सॉरी हाँ, समुद्र में जो पानी है वो वेपराइज होता रहता है, स्काई में जाता है, कंडेंसेशन होता है, फिर वही पानी बारिश के फॉर्म में नीचे आता है और ये साइकिल चलती रहती है, इसको तो वाटर साइकिल कहते हैं। इकोनॉमी में जो पैसा होता है ना वो भी ऐसे चलता रहता है। तुम खुद सोचो, तुम यहां से निकलोगे, अभी छोले भटूरे दुकान पे जाओगे, 50 रुपए खर्च कर दोगे मान लेते हैं। ये जो तुमने खर्च किए, जो तुमने किए, इसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। वो भैया किसी की इनकम बन गई है ना, वो 50 रुपए किसी शॉपकीपर की इनकम बन गई, 50 रुपए। क्या देश के बाहर वो 50 रुपए गया? नहीं, वो पैसा बस देश के अंदर ही घूम रहा है। वही नोट चल रही होगी 50 की। अब वो जो इनकम शॉपकीपर को मिली, वो हो सकता है अपने बच्चे की स्कूल भरने चला जाए वही 50 रुपए लेकर। अब उसने, उसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। और जो जिसके पास जाएगा, स्कूल वाले के पास या कोचिंग वाले के पास, वो कोचिंग वाले के लिए क्या हो जाएगी? उसकी, वो उसकी सैलरी हो गई। मतलब किसी एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम बन रहा है, पहले के दूसरे का एक्सपेंडिचर किसी तीसरे की इनकम बन रहा है। इसी फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बस यहां पे कंडीशन लगा दी सर, जो इकोनॉमी है वो कैसी है? टू सेक्टर। इसका मतलब इकोनॉमी में क्या और भी सेक्टर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखो बच्चों, कुछ सेक्टर्स याद रख लो, जैसे एक तो हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड, ये हो गया इकोनॉमी का पहला सेक्टर। दूसरा सेक्टर क्या होता है? फर्म्स, FIRMS, फर्म्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। पहला हो गया हाउस होल्ड, दूसरा हो गया फर्म्स, और तीसरा सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट, GOVT, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी अपने आप में एक सेक्टर है, टैक्स लगा के सबसे ज्यादा वसूल रहा है वो गवर्नमेंट। चौथा सेक्टर एक और होता है, फॉरेन सेक्टर, या है ना, FOREIGN, फॉरेन सेक्टर। इसका मतलब किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश की किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर है बच्चों, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में, जो तुम्हारे चैप्टर में, उसमें बस केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी का पढ़ना है। जब तुम CUT की तैयारी वगैरह करोगे तो तुम्हें तीनों और चारों पढ़ने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, फॉरेन सेक्टर को भी देखना पड़ेगा। अब सुनो बच्चों, अगर उस देश में फॉरेन सेक्टर नहीं है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक कंट्री, उसका नाम वकांडा है, वकांडा। अब मैं तुमसे बोलूं भैया उसमें फॉरेन सेक्टर नहीं है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इसका मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, जो तुमने बोला ट्रेड है ना, यानी वो देश क्या नहीं कर रहा होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। ना तो उसके पास इनकम आने का सोर्स है बाहर से, ना इनकम जाने का सोर्स है। क्लियर है? हो गया? तो इसका मतलब 2 सेक्टर इकोनॉमी के कौन से 2 सेक्टर होंगे? एक होगा हाउस होल्ड और दूसरा क्या हो जाएगा? फर्म्स। बस अब तुम्हें जो भी फोकस करना है इन्हीं दोनों सेक्टर के बीच में करना, हाउस होल्ड और फर्म्स। एक छोटा सा टॉपिक और इसके साथ देख लो, फिर हम लोग सिलेबस से देखते हैं क्या है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहा जाता है इस इकोनॉमिक्स में? ये 11th में भी पढ़ा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। बच्चों किसी भी देश में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, LLC और E। देखते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को अब एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका ऑन्ट्रे होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप। खैर कोई नहीं, इसलिए बता रहा हूं, कल को तुम कहीं इंटरव्यू में बैठोगे। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब सुनो बच्चों, लैंड, ये लैंड जो है हाउस होल्ड फर्म को देगा कि फर्म हाउस होल्ड को देगा? अंत के लिए जमीन देखने जाओगे, वो जमीन तुम लोगे किससे? किसी एक घर से तो लोगे, किसी किसान के पास से तो खरीदोगे हाईवे की जमीन। मतलब हाउस होल्ड प्रोवाइड करा रहा है वो जमीन, किसको? फर्म्स को। ये बात याद रखना, कौन किसको क्या दे रहा है, इसी पे सारा खेल टिका हुआ है, इस टॉपिक का जो क्रक्स है। बच्चों लैंड कौन दे रहा है? तुम बोलोगे सर फर्म दे रही है किसको, सॉरी हाउस होल्ड दे रहा है किसको? फर्म्स को। H2F, HF डीलक्स वाला ट्रिक याद रखना। लैंड, लैंड के, अच्छा देखो, जब हाउस होल्ड ने फर्म्स को लैंड दे दिया तो फर्म्स हाउस होल्ड उसके बदले में क्या देंगे? अरे भाड़ा, रेंट है ना, उसको क्या देंगे? रेंट। तुम कहोगे सर जमीन खरीदी क्यों नहीं लेता सीधे? ऐसा नहीं होगा, देखो इसका रीजन बताता हूं तुम्हें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई बता सकता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां हेडक्वार्टर? मुंबई में। चलो कोई नहीं बताओगा, मुंबई। 1956 में बना था, उसके पहले प्राइवेट हुआ तो 1956 तक गवर्नमेंट था, 1956 से गवर्नमेंट था, उसके पहले प्राइवेट था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है मुंबई बच्चों। तो क्या SBI की जो ब्रांच यहां पर है माती रोड पर, जो पुखराया में होगी, क्या वो सब जमीन खरीद खरीद के ले रहा है? नहीं, वो भाड़े पे लेता है, रेंट पे। उसको पता है रेंट पे लेना ज्यादा प्रॉफिट देता है उसको, है ना, बजाय जमीन खरीद लेने के सीधे।
तो कभी भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर जमीन नहीं खरीद के करता है, वो क्या करता है, वो सीधे रेंट पे ले लेता है। किसी कोचिंग है, पीडब्ल्यू कोचिंग कानपुर उसने बनाया, तो क्या उसने पूरी जमीन खरीद डाली? नहीं, उसने तो रेंट पे अपनी कोचिंग उठाई है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। क्या बात समझे? तो लैंड सॉरी जो फर्म्स हैं उसके बदले में उसको क्या दे रही होंगी? रेंट। इतनी सारी ब्रांचेस है, उसकी करोड़ों ब्रांचेस होंगी, लाखों तो होंगी भैया। एसबीआई चाइना मंगोलिया तक है, ऐसा कोई देश नहीं बचा विश्व में 191 देश है जहां जहां एसबीआई की ब्रांच ना हो, है ना। युगांडा भले ही ना हो, ठीक है। तो बच्चों, अबे यार इसको हटा दिया। लैंड हाउस होल्ड फर्म्स को दे रहे थे और फर्म उसके बदले में क्या दे रहा था उसको? रेंट। अब जो बदले में मिल रहा है वो याद रखना अपने दिमाग में। आते हैं नेक्स्ट लेबर पे। लेबर कौन देगा? क्या फर्म्स हाउस होल्ड को देंगी? नहीं, ये भी तो हाउस होल्ड फर्म्स को दे रहे हैं। लेबर कहां से कहां जा रहा है? हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, लेकिन फर्म्स उसके बदले में उसको कुछ देंगे, वो है वेजेस, है ना, वेजेस। ये हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया। अगला क्या आता है? कैपिटल, पूंजी, है ना, स्टॉक जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। ये कैसा है? स्टॉक है। तो ये कहां कौन किसको दे रहा है? हाउस होल्ड फर्म को दे रहे हैं। अब इसके बदले में फर्म इसको क्या दे रहा होगा? इंटरेस्ट, है ना, INTEREST, इंटरेस्ट। लैंड के बदले में मिलने वाला पैसा रेंट कहलाता है, लेबर के बदले में मिलने वाला पैसा वेजेस कहलाता है, कैपिटल के बदले में मिलने वाला पैसा इंटरेस्ट कहलाता है। तो बच्चों आखिरी वाला बचा एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले में क्या मिल रहा होगा? हाँ, पता है एंटरप्रेन्योरशिप में तुम देखोगे कहीं कहीं बुक्स वगैरह में नॉलेज भी लिखा है, इसी का एक दूसरा नाम लिखा है स्किल। तो कभी एक मत रट के देना, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, बस वाइवा में अच्छा बोलो, अच्छे से लिख के आओ। एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज और स्किल सब एक ही बात है। इसके बदले में इसको मिलता है प्रॉफिट, लेकिन ये एक लौती ऐसी चीज है जो किसको मिल रही है? फर्म्स को मिल रही है, हाउस होल्ड को नहीं मिल रही है। ये किसको मिल रही है? फर्म्स को। सारा दिमाग लगाने वाला कौन है? फर्म्स ही तो है। जो एंटरप्रेन्योर है वही तो पैसा लगा रहा है। कल को तुम स्टार्टअप खोलोगे तो पैसा दिमाग सब तुम्हारे तो लग रहा है, तो प्रॉफिट भी कौन ले जाएगा? तुम्हें तो ले जाओगे। क्या हाउस होल्ड जिससे तुमने रेंट लिया था उसको तो प्रॉफिट दे दोगे? नहीं, तो प्रॉफिट मिलता है इसके बदले। ओके, शॉर्ट ट्रिक देख लो। लैंड के बदले में क्या मिला? रेंट। लेबर के बदले में क्या मिला? वेजेस, W। और कैपिटल के बदले में क्या मिला? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप, E के बदले में क्या मिला? प्रॉफिट। क्लियर हो गया सबको? ये बच्चों ये जो चार फैक्टर्स थे इन्हीं को क्या कहा जाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है उसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है, दो सेक्टर याद रखना, हाउस होल्ड फर्म के बीच का जो इनकम और एक्सपेंडिचर का मूवमेंट है वो क्या कहलाता है? सर्कुलर फ्लो। डिफरेंस याद हो गई? दो सेक्टर हाउस होल्ड फर्म्स, उनके बीच में इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो क्या कहलाता है? सर्कुलर फ्लो। टू सेक्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी पहले से। केवल दो ही सेक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं एजम्पशन। तुमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ी थी, हर थ्योरी के पीछे एक एजम्पशन थे, है ना, पेपर में भी आए थे। केवल दो ही सेक्टर है, पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म्स। कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी फॉरेन नहीं है, याद रखना, गवर्नमेंट भी नहीं है, फॉरेन भी नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जीरो। हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड क्या दे रहे हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। चौथा, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जो फर्म्स है वो क्या प्रोड्यूस करती है? गुड्स एंड सर्विसेज। भैया देखो, एक पार्ले जी की फैक्ट्री लगानी है तो जो फर्म्स होंगी वो हाउस होल्ड के पास जाएंगी, बोलेंगे भाई मुझे भाड़े पे रेंट दे, वो जमीन दे दो। इसने प्रोवाइड करा दिया। अब ये जो फर्म थी, फर्म ही तो प्रोड्यूस करेगी पार्ले जी, यानी फर्म्स जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स अलग होता है, सर्विसेज अलग होती है। सर्विसेज का मतलब हो गया जो दिखे ना, फॉर एग्जाम्पल टीचर, वो क्या है? मैं नॉलेज बेच रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है ना, तो वो क्या हो जाता है? सर्विसेज। डॉक्टर, तुम डॉक्टर के पास गए, उसने तुम्हें दवाइयां लिख के दी, वो क्या? उसकी सर्विसेज। बच्चों लीकेज क्या होता है इकोनॉमी में? लीकेज जैसे मान लो ये छत है, छत पे पानी भर रहा है और एक पाइप खोल दो, सारा पानी लीकेज के थ्रू नीचे निकल जाएगा, तो लीकेज हो गया। अगर तुम इसको बंद कर दोगे तो पानी भरा रहेगा छत पे। कितना सिंपल था। इकोनॉमी को एक छत की तरह मान लो। इकोनॉमी में लीकेज कैसे प्रोड्यूस होगा? जैसे मान लो तुम खूब पैसे कमा रहे हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, लेकिन तुम टैक्स नहीं पे कर रहे हो, तुम क्या क्रिएट कर दे रहे हो? लीकेज कर दे रहे हो। टैक्स तो चुरा रहे हो, मतलब वो क्या हो गया? इकोनॉमी के लिए लीकेज। अगर तुम टैक्स पे करते तो सरकार के पास पैसा जाता, सरकार क्या करती? उससे ब्रिज बनवाती, शौचालय बनवाती, गरीबों के लिए घर बनवाती, हाईवे का कंस्ट्रक्शन करवाती, पुल बनवाती, कहीं पर कुछ ना कुछ करवा रही होती तुमने, लेकिन वो पैसा बचा के क्या इकोनॉमी में क्रिएट कर दिया है? लीकेज। इस और सुन लो, एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, सेविंग नहीं हो रहा है। अब ये सेविंग कैसे लीकेज है?
जैसे मान लो एप्पल कंपनी है, वो हर साल $1 ट्रिलियन कमा रही है ना, एक भी रुपए वो इन्वेस्ट ना करे, सब कुछ क्या उठा कर ले, सेव कर ले, तो कितना भयंकर लीकेज क्रिएट कर देगी किसी एक देश में, है ना। क्यों? क्योंकि उसने ना तो इन्वेस्टमेंट किया, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया, जीरो, तो वो इकोनॉमी में क्या क्रिएट कर देगा, लीकेज। लेकिन जब एप्पल इन्वेस्टमेंट करती तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तुम्हें याद है एप्पल ने अभी अपना 2 जगह भारत में प्लांट लगाया, एक चेन्नई में लगाया, चेन्नई। जब वो प्लांट लगाएगी तो वहां जितने सारे बेरोजगार थे उनको नौकरियां मिलेंगी। लेकिन अगर वो प्लांट ही नहीं लगाती, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करती, तो वो क्या क्रिएट कर देती है, एक इकोनॉमी में एजम्पशन करके कर रहे हैं, इकोनॉमी में कोई भी सेविंग नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लीकेज नहीं है ना, किसी भी तरह का कुछ भी। ये हो गया। लिखा है ऑल इनकम्स अर्न्ड इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। अच्छा, सेविंग से एक मैंने बात बताई थी, सेविंग पैराडॉक्स। जैसे मान लो किसी एक देश में हर व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए, हर व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, देश की आबादी मान लेते 50 है, और हर व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, और हर व्यक्ति सेव करे, 1 रुपए भी खर्च ना करे, तो क्या इकोनॉमिक क्रैश हो जाएगी? 100% होगी, क्योंकि कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है। यही एक हमारे यहाँ भी होता है। जैसे मान लो हम है, तुम हो, हम लोग मान लेते हैं 1000 रुपए सेव कर पाते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर वो सेविंग करना स्टार्ट कर दे और इन्वेस्टमेंट जीरो करे, कोई इन्वेस्टमेंट के बस सेविंग करते रह जाए, तो क्या होगा, इकोनॉमी तब भी क्रैश हो जाएगी। क्यों? कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट। तभी तो गवर्नमेंट ज्यादा प्रमोट करती है इन्वेस्टर्स को, किसी भी तरह आओ हमारे देश में और क्या करो, इन्वेस्ट करो। मध्य प्रदेश टूरिज्म करता है, अपना एडवर्टीजमेंट करता है, आइए मध्य प्रदेश, आइए गुजरात, आओ कभी यहाँ पे, आओ कभी वहां पे, केरला घूमो, उड़ीसा घूमो। ये सब क्यों? क्योंकि टूरिज्म से क्या क्रिएट हो रहा है, हैवी इन्वेस्टमेंट आ रहा है टूरिज्म से। हो सकता है कोई ऐसा इन्वेस्टर कभी टूर पे आ जाए जिसके पास करोड़ों पैसा हो, वो सोचेगा यार यहाँ पे अगर मैं रिजॉर्ट खोल दूं तो मेरा काम बन जाए, है ना। तो टूरिज्म इस तरह से जो चीजें होती बच्चों, ये सब तो हम लोगों ने एजम्पशन पढ़े टू सेक्टर के, अभी तो टॉपिक नहीं स्टार्ट। देखो, हाउस होल्ड है, फर्म है, बस यही टू सेक्टर है, इतना ही समझना है। हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करा रहा है फैक्टर्स, और फर्म्स उसके बदले में खर्च कर रहे हैं, है ना, तो वो खर्च कर रहे हैं, ये फैक्टर्स प्रोवाइड करा रहा है और वो स्पेंडिंग कर रहे हैं। बच्चों, जो रियल फ्लो ये होता है जो हाउस होल्ड फर्म्स को देते हैं, वो रियल फ्लो कहलाता है, जो फर्म्स हाउस होल्ड देती है वो क्या कहलाता है, मनी फ्लो। तुमको सर ये मनी फ्लो कैसे, देखते हैं। फर्म्स ने पार्ले जी का एक पैकेट बनाया, बना के छोड़ दिया, क्या वो अपने पास रखा रहेगा? नहीं, वो उतारेगा मार्केट में और ये लोग उसके ऊपर पैसे खर्च करेंगे। तो यहां पर पैसे मिल रहे हैं ना फर्म्स को, पैसे इसी जगह तो मिले, इसीलिए क्या कहलाता है, मनी फ्लो। क्लियर? तो रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस हो गया। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो, 2 टाइप होते हैं, रियल, ये पेपर, रियल फ्लो का दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो का दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो। ठीक है, फिजिकल फ्लो मतलब वो हर चीज जो भौतिक है, जो तुम्हें दिखाई दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, जो तुम्हें दिख रहा है, वो भाड़े पे जमीन दे रहा है, वो दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रियल फ्लो। फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, फ्लो इन काइंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियल फ्लो का दूसरा नाम होता है फ्लो इन काइंड, उस पे, है ना, याद रखना, लिख भी लेना वही। मनी फ्लो का दूसरा नाम होता है फ्लो इन मनी, तुम दूसरा वाला याद ही रखोगे यार, उसमें भी मनी आ रहा है, इसमें भी मनी आ रहा है, कभी पूछ ले तो। पैसे का जो फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, मनी फ्लो, और इसी का तीसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो का तीसरा नाम है फिजिकल फ्लो। तो कोई ये समझ ले, रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो और फ्लो इन काइंड, ये सब एक ही बातें हो गई, है ना। मनी फ्लो, नॉमिनल फ्लो और फ्लो इन मनी, ये सब एक ही बात हो गई। ठीक, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बोर्ड्स में अलग अलग नाम से आएंगे, तुम एक रट के जाओगे और वहां पे पूछ दे कि फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो में क्या अंतर है, फिर बैठे रह जाओगे, है ना। ये हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो। ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में आते रहेंगे बीच बीच में। फैक्टर पेमेंट क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर पेमेंट का मतलब हो गया इनकम पेड बाय द फर्म्स, है ना, इनकम पेड बाय फर्म्स। हाउस होल्ड उसको कुछ प्रोवाइड करा था, तो रेंट और वेजेस दे कौन रहा था, ये फर्म्स तो दे रही थी हाउस होल्ड को, तो जो फर्म्स दे रही होती उनको क्या कहा जाता है, फैक्टर पेमेंट। तो सर फैक्टर इनकम क्या हो गया, जो हाउस होल्ड रिसीव कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा, फैक्टर इनकम। ठीक है, कंजम्पशन क्या होता है, जो हाउस होल्ड खर्च कर रहे हो तो कंजम्पशन क्या आता है, कंजम्पशन मतलब पता ही है। एक्सपेंडिचर क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज पे, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है फर्म्स के द्वारा, है ना, वो हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। HFHF साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको समझना है तुम्हें। देखो, हाउस होल्ड से फर्म आ रहा है और फिर फर्म से वापस किसके पास जा रहा है, हाउस होल्ड,
फिर हाउस होल्ड के पास से किसके जा रहा है, फर्म्स के पास। बच्चों यहां तुम्हें जो समझने वाली बात है, जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स वो किसके पास से जा रहे हैं, हाउस होल्ड से जा रहे हैं फर्म्स के पास। जो गुड्स हैं वो किससे किसके पास से जा रहे हैं, फर्म से हाउस होल्ड के पास। तो ये रियल फ्लो यही कहलाता है। अगर तुम्हें HFF साइकिल ट्रिक याद है तो बहुत सारी चीजें निकाल ले जाओगे अपने पेपर में। स्पेंडिंग की बात कर लेते हैं, कौन खर्च कर रहा है, हाउस होल्ड की फर्म्स, हाउस होल्ड खर्च कर रहे हैं, फर्म्स के द्वारा बनाए गए गुड्स से, यानी हाउस होल्ड से खर्च हो रहा है फर्म्स की तरफ स्पेंडिंग। तो कैसा फ्लो है, मनी फ्लो। इनकम फर्म्स दे रही है किसको, हाउस होल्ड को। रेंट ले गया है तो उसको इंटरेस्ट वो देगा, है ना, लैंड लिया तो रेंट देगा, तो इनकम मिल रही है ना हाउस होल्ड को। तो ये तुम अगर ट्रिक याद कर लोगे, HFHF साइकिल, इसमें किसी को डाउट है क्या, किसी भी तरह का, है ना। फैक्टर्स गुड, रियल फ्लो है, इनकम और स्पेंडिंग मनी फ्लो, इसको ऐसे समझना है। फैक्टर गुड, रियल फ्लो है, इनकम और स्पेंडिंग मनी फ्लो। बस ये याद रखना कौन किसके पास से निकल के जा रहा है, ठीक है। मनी के फॉर्म में प्रोड्यूसर, फ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 3-4 नंबर में देखो 2020 में क्या आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ये क्वेश्चन पिटा हुआ क्वेश्चन है, और जब टीचर को कुछ नहीं मिलता वो 100% देता है। किसी किसी ने फंस जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तैयार करके जाना, ठीक है। एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ड्रॉ अ डायग्राम। डायग्राम कौन सा वाला, जो तुम्हारी संदीप गर्ग की बुक में बना हुआ है साइड में किनारे, है ना। और अगर तुमको वो नहीं याद होता, क्योंकि उसमें बच्चों को ये भी नहीं याद होता, तो तुम ये वाला बना देना, तब भी तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बस दिखा देना हाउस होल्ड फॉर्म्स, इधर फैक्टर जा रहे हैं, इधर से स्पेंडिंग जा रही है। इसको रियल फ्लो बोलते हैं, इसको मनी फ्लो बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है। 3-3 नंबर में क्वेश्चन आया, रियल फ्लो मनी फ्लो में डिफरेंस। और देखो फिर पूछा है लेकिन रेयर बट नॉट थ्रू, लेकिन एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल, कर लोगे। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द मनी फ्लो इन द नेशनल इनकम एंड डिटरमिनेशन। मनी फ्लो की क्या इंपॉर्टेंस है, मनी फ्लो पता है क्या होता था, मनी फ्लो, मनी फ्लो क्या होता था, अभी देखो ये, है ना। मनी फ्लो क्या था, जो फर्म्स हाउस होल्ड को दे रहे थे इनकम, अगर हाउस होल्ड को इनकम नहीं मिलेगी तो भैया वो देश में खर्च कैसे कर पाएगा, वो कैसे जाएगा ग्रोसरी स्टोर पे, कैसे खरीदेगा सब्जियां, सब्जी वाले की इनकम कैसे मिलेगी। इसका मतलब मनी फ्लो का रोल इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हाउस होल्ड ही तो खर्च करेगा, स्पेंडिंग करेगा। तुम खुद सोचो यार, तुमने वो पढ़ा है कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आएगा चौथे चैप्टर में, मैक्रो में, चौथे 5वां, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। कोई तुमसे पूछे इन्फ्लेशन हिंदी में क्या कहते हो उसको, महंगाई। पता है महंगाई कब होती है, जब चीजों के रेट बढ़ने लगते हैं तो महंगाई कहते हो। लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड वर्क क्या चल रहा होता है, महंगाई होती क्यों है, जब मार्केट में क्या बढ़ जाए, पैसा, पैसा, है ना, खूब सारा मनी घूम रहा हो मार्केट में, तो क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है। पता है क्यों ऐसा होता है, जब मार्केट में सबके पास खूब सारा पैसा आ रहा होता है, और वो कब आ रहा होता है, जब सरकार सैलरी ज्यादा मिल रही है तुम्हें, है ना, टैक्सेस कम लग रहे हो, तुम्हारे पास पैसा बच रहा है, पैसा आ रहा है, तो क्या होगा, तुम्हारे पास पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है, और मार्केट में चीजों के रेट क्या होते हैं, बढ़ते हैं। देखो कैसे, मैं तुम्हें बताऊं, मान लेते हैं कल को गवर्नमेंट ने बोला भाई मैं 10-10 हजार रुपए प्रिंट करके सबको सबको हर घर में दूंगा, RBI के पास है ताकत, कल को बोले कि हर दिन सबको 10,000 रुपए दूंगा, 10,000। सब्जी वाला क्या करेगा, सब्जी वाला अपने आलू के रेट जो आज 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, कल को बेचेगा 40,000 रुपए किलो, 40,000 रुपए किलो, उसको पता है ना मार्केट में क्या है, पैसा। इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, तभी तो RBI क्या नहीं करता, उतना ही लिमिटेड नोट छापता है जितना इकोनॉमी में नीड, यानी जितना पैसा घूम रहा होता है, बस। और अगर कोई तुमसे वाइवा में पूछे कि RBI पैसे किस बेसिस पे छापता है, उसको बोलते हैं मिनिमम गोल्ड रिजर्व रेशियो, मिनिमम गोल्ड रिजर्व। भारत में जितना गोल्ड है उससे ज्यादा पैसा नहीं छपता कभी भी, ठीक है, जितना गोल्ड है उतना ही छपता है, 600 बिलियन का गोल्ड है, उतना ही पैसा इकोनॉमी में चल रहा होता है। तो बच्चों याद रखना, इन्फ्लेशन में पैसा बढ़ गया तो डिफ्लेशन में क्या हो जाता है, पैसा घट, जब लोगों के पास पैसा नहीं हो, इसमें मनी की जो सप्लाई होती है वो घट जाती है। तो तुम कहोगे सर ज्यादा बुरा क्या है, इन्फ्लेशन ज्यादा बुरा है कि डिफ्लेशन ज्यादा बुरा है, तो बता सकता है, इन्फ्लेशन ज्यादा बुरा है कि डिफ्लेशन, डिफ्लेशन ज्यादा बुरा है। इसका रीजन बताता हूं, सुनो। पता है इन्फ्लेशन में अगर इतना तो है होगा नहीं कि RBI पैसे छापना शुरू कर दे, हाँ, लेकिन इन्फ्लेशन में चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाएगी। भैया पहले तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुम ऑडी नहीं खरीद पा रहे थे, तुम ऑल्टो चला रहे थे, आज के टाइम में इतना पैसा नहीं, तुम ऑडी खरीदने लगे, तो बस ऑडी की डिमांड ही तो बढ़ी। मैन्युफैक्चर क्या करेगा, डिमांड को सप्लाई के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा, और अपनी ऑडी जो पहले 2 बनाता था हर महीने, अब वो 10 बना रहेगा। फायदा मिल रहा है ना इन्वेस्टर्स को, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में किसी ना किसी को फायदा मिल रहा होता है। अब जब बात करते हैं डिफ्लेशन की, ये ज्यादा बुरा होता है। देव सोना नहीं बेटा, इसमें क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, मनी, पैसा नहीं है। पता है क्या होगा इस केस में, जो इन्वेस्टर है उसने अपना स्टॉक बना के मार्केट में रखा हुआ है,
उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। और मैं तुम्हें बात बता दूं, भारत में जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पैसा लाते कहां से? वो लोन लेते हैं, लोन लेके करते हैं काम। इसका मतलब अगर किसी ने उनका बनाया हुआ पार्ले जी का पैकेट खरीदा नहीं, पार्ले जी बिका ही नहीं, तो इन्वेस्टर ने जो लोन लिया होगा उस फैक्ट्री पे नाम पर, उसको हर महीने जो ईएमआई पे करनी होगी, क्या वो उस बैंक को पे कर पाएगा? नहीं। इस केस में इन्वेस्टर क्या हो गया? डिफॉल्टर। और उससे डिफॉल्टर होने से किसको घाटा हो गया? बैंक। बच्चों इस तरह से पूरी जैसे कोई एक बैंक क्रैश होती है, उस देश की सारी बैंकें क्रैश होने लग जाती है।